Hi everyone, welcome back again to this channel. So ये UGC NET 2023 जून का क्वेश्चन, इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन में जो कौन सी फैक्टर कहाँ पे मैच होती है उसको हम आज समझेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो ये जो टॉपिक है हम एनवायरमेंट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो दिया है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस में क्या होगा, रिक्वायर्स लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज बी यूज्ड टू अचीव वन ऑब्जेक्टिव. कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मतलब कि कम से कम रिसोर्सेस यूज करके हम बहुत ज्यादा आउटपुट उससे कैसे बढ़ा सकते हैं. सो हाउ वी कैन यूज लेस रिसोर्सेस एंड वी कैन प्रोड्यूस मोर आउटपुट. सो इसका मतलब यही है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट को हम कम करके, कॉस्ट को हम सही से यूटिलाइज करके कैसे मैक्सिमम आउटपुट हम बढ़ा सकते हैं. सो द आंसर वुड बी रिक्वायर्स लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस बी यूज टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव. कोई भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम कॉस्ट को कितना कम कर सकते हैं वो बताता है कि हम कितना इफेक्टिवली उस चीज को कर रहे हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट इज पोल्यूशन परमिट ट्रेडिंग सिस्टम. पोल्यूशन परमिट ट्रेडिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे पोल्यूटर्स को राइट दिया जाता है कि आप इतने लेवल तक पोल्यूशन कर सकते हो और उसके बदले में उनको कुछ पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है. तो ए मार्केट इंस्ट्रूमेंट दैट एस्टेब्लिशेस मार्केट फॉर राइट टू पोल्यूट. एक ये मार्केट ऐसा एस्टेब्लिश करती है जिसमें हमें पता चलता है दैट इट एस्टेब्लिश अ मार्केट वेयर वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज राइट टू पोल्यूट. ये हमें अधिकार देता है कि हम पोल्यूट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे कितना पोल्यूशन कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमें पेनल्टी देनी पड़ती है. उसको क्या अभी ना, जैसे बहुत सारे, अभी नहीं बहुत टाइम से चल रहा है कि आपको देना पड़ता है पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट. ठीक है, तो ये सबको करनी पड़ती है क्योंकि जो भी व्हीकल, जो भी इंसान यूज कर रहा है तो उसमें से तो जा रहा है ना एनवायरमेंट को, वो भी हम कर रहा है. तो उस हिसाब से पोल्यूशन परमिट ट्रेडिंग सिस्टम इट एस्टेब्लिशेस अ मार्केट वेयर ए पर्सन कैन गेट द राइट टू पोल्यूट. ओके, मार्केट इंस्ट्रूमेंट. ओके, नेक्स्ट इज मार्केट अप्रोच. मार्केट अप्रोच क्या होते हैं, एन इंसेंटिव बेस्ड पॉलिसी दैट एनकरेजेस कंजर्वेशन प्रैक्टिस और पोल्यूशन रिडक्शन टेक्नोलॉजीज. एक मार्केट होती है, एक इंसेंटिव मतलब जैसे लोगों को कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है, कुछ बेनिफिट्स दिया जाता है जैसे कि लोग उस चीज को करें. ठीक है, सो एन इंसेंटिव बेस्ड पॉलिसी दैट एनकरेजेस कंजर्वेशन प्रैक्टिस और पोल्यूशन रिडक्शन टेक्नोलॉजीज. पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एनजीओ हो, वो क्या करती है, वो कुछ इंसेंटिव लोगों को प्रोवाइड करती है. तो वो होती है मार्केट अप्रोच, जिसको हम मार्केट के मतलब बिजनेस के तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम लोगों को इंसेंटिव देंगे तो लोग उस चीज को अडॉप्ट करेंगे, वो टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे सो दैट पोल्यूशन कम होंगे. फॉर एग्जाम्पल क्या होता है ना, अभी ईवी हम यूज कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, बैटरी रिचार्ज गाड़ी हो गया, क्योंकि नॉर्मली जो व्हीकल्स होती है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज्यादा आती है, ज्यादा मात्रा में. तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी कि व्हीकल्स जो है, ईवी व्हीकल्स है या फिर इलेक्ट्रिक बाइक से, इलेक्ट्रिक स्कूटर से, उनमें से वो इंसेंटिव देना स्टार्ट करेगी ताकि लोग वो ज्यादा से ज्यादा लें. लोग उसको लेंगे कि अच्छा ये कम प्राइस में भी मिल रहा है और इसको ज्यादा से ज्यादा एनकरेजमेंट मिलेगी जिसके द्वारा लोगों को पता चलेगा नहीं इसकी यूटिलिटी भी है और उसका प्राइस भी कम है और गवर्नमेंट इसको बढ़ाने के लिए हमें कम प्राइस में दे रही है. तो ये होती है इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम. देन आती है कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच. कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच ये एक ऐसी अप्रोच होती है, पॉलिसी होती है दैट डायरेक्टली रेगुलेट्स पोल्यूटर्स थ्रू द यूज ऑफ स्टैंडर्ड्स. A policy that directly regulates the polluters through the use of the standards. मतलब ये कॉमन एंड कंट्रोल, इसका मतलब है कि हम ऑर्डर करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं. कि हम ऑर्डर करते हैं कि आप इतना पोल्यूट कर सकते हो, बट कंट्रोल भी करते हैं कि आप इतने तक पोल्यूशन कर सकते हो, इतने लेवल तक पोल्यूशन कर सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते. लेट्स से देयर आर सो मेनी कंपनीज हु आर प्रोड्यूसिंग एन नंबर ऑफ पॉइजनस गैसेस बाय प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स. उनका हार्म नहीं है, बट वो जो जितना प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा उस हिसाब से पोल्यूशन भी तो उतना ज्यादा होगा. तो यहाँ पे क्या होता है, कंपनी को तो हम मना नहीं कर सकते कि आप प्रोडक्शन बंद ही कर दो, बट यहाँ पे एक मार्केट रेगुलेशन सिस्टम आती है जहां पे क्या होता है कि दे हैव द राइट टू पोल्यूट. वो प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, वो पोल्यूशन भी कर सकते हैं, बट एक सर्टेन लेवल तक, और जो सर्टेन लेवल तक वो पोल्यूशन कर रहे हैं उस हिसाब से उनको पेनल्टी भी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, या फिर जैसे हो गई कि सोसाइटी को देनी पड़ती है. ठीक है, तो ये होती है कॉमन एंड कंट्रोल अप्रोच जिसमें ए पॉलिसी जो कि डायरेक्टली रेगुलेट करती है पोल्यूटर्स को थ्रू द यूज ऑफ स्टैंडर्ड्स. ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी वो एकदम अनलिमिटेड पोल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड के जरिए वो पोल्यूशन को हम कंट्रोल करके कर सकते हैं. ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन आया था ये आया था पोल्यूशन रिलेटेड, एनवायरमेंटल रिलेटेड क्वेश्चन.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स टू एस्टिमेट आईएलएस। आईएलएस हमारा होता है इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर, इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर। ओके, सो द फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल इक्वेशन। पहले क्या करना होता है, कोई भी स्टेप्स में पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे रिसर्च में क्या होता है, पहले हमें रिसर्च प्रॉब्लम को एक लेनी पड़ती है, व्हाट इज द प्रॉब्लम यू वांट टू फोकस ऑन, राइट। सो द नेक्स्ट फर्स्ट वुड बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल इक्वेशन। फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सेकेंड इज ऑब्टेनिंग स्ट्रक्चरल कोएफिशिएंट्स, सेकेंड इज ऑब्टेन करना पड़ेगा स्ट्रक्चरल कोएफिशिएंट्स। देन एप्लीकेशन ऑफ ओएलएस, ओएलएस की जो एप्लीकेशन है उसको यूज करनी पड़ती है, एप्लीकेशन ऑफ ओएलएस। देन ऑब्टेनिंग रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, देन ओएलएस को अप्लाई करने के बाद हमें जो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में जो मिलता है वो होती है नेक्स्ट। देन यूज ऑफ द मॉडल फॉर द पॉलिसी, जो मॉडल होती है उस पॉलिसी के हिसाब से वो कौन सा मॉडल फिट होता है उस मॉडल को अप्लाई करनी होती है। ओके, सो दिस आर द स्टेप फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो कि हम कहते हैं फेरा एंड फेमा। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी को रिप्लेस करके यह आया दैट फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कौन से ईयर पे, 1973 पे आया। बिल पास हुआ 1973 पे, बट इट एक्चुअली क्या कह सकते हैं, इट एक्चुअली केम अंडर फोर्स ऑन 1974, लेकिन आया था कब, 1973 में। देन एमआरटीपी एक्ट, एमआरटीपी एक्ट इज मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। कब आया ये, 1969 पे आया। देन कंपटीशन एक्ट आया, ओके, 1st of January 2003, 1st of January 2003 कंपटीशन एक्ट। देन फेमा एक्ट आया 2000, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया 2000 में। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ कि टू प्लांट से हमने बहुत सारे प्लांट्स लगाने स्टार्ट किए, तो यहाँ पे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। देन नेक्स्ट इज मराइन फिशिंग पॉलिसी 2004। देन न्यू मिनरल पॉलिसी 1994, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसको याद रख सकते हो ना। तो न्यू मिनरल पॉलिसी आया कब, 1994 में। देन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आया 2000 में, जो कहते हैं जातीय जनसंख्या नीति आया जो, वो आया 2000 में। 2023 इकोनॉमिक्स में, तो व्हाट वुड बी द बजट लाइन इफ देयर इज गुड 1 इन एक्स एक्सिस, गुड 1 इन एक्स एक्सिस एंड गुड y in y axis, good y in y axis. So axis, and then if good 1 price is double and good 2 price is triple, then how would be the budget line curve? तो budget line curve का जो कर्व बनेगा after it becomes 2x and it became 3x, ये डबल हो गया, ये ट्रिपल हो गया, गुड y ट्रिपल हो गया, तो इसको हम बजट लाइन में कैसे दिखा सकते हैं? सो फर्स्ट इज इसको हम नंबर में ले सकते हैं 2 4 8, हियर इज 2 4 8, ठीक है। तो लेट्स से हियर दिस इज आवर बजट लाइन BL इज आवर बजट लाइन, 8 में बजट लाइन हमारा है। तो क्या होता है, जब प्राइस बढ़ गया, गुड 1 का प्राइस क्या हो गया, डबल हो गया। अगर प्राइस कोई भी चीज का बढ़ता है तो उसका डिमांड हम कम कर लेंगे, राइट। तो कितना कम कर लेंगे, 2x हम कम कर लेंगे। तो पीछे हम यहां से ले आए 2x, ठीक है, 2x हम पीछे आ गए, y that becomes ट्रिपल ऑफ द गुड y। तो अगर यहाँ पे गुड ट्रिपल हो गया तो यहाँ पे हमारा कर्व कहाँ पे है, तो 2 में आ जाएगा, क्योंकि 2 का क्यू होता है 8, तो ट्रिपल ये हो गया। तो यहाँ पे अगर हमारा कर्व ऐसा होता है तो ये कौन सी कर्व होती है, ये कर्व होती है हमारी फ्लैटर। तो ऑप्शन दिया गया था कि फ्लैटर होगा या फिर स्टीपर होगा या फिर स्ट्रेट होगा, डाउनवर्ड होगा, तो यहाँ पे आंसर होगा फ्लैटर। तो बजट लाइन में हम क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू px प्लस py, टोटल अमाउंट जो होती है हम कितना px में यूज करते हैं और कितना हम py में यूज करते हैं, स्पेंड करते हैं py में, और px में कितना स्पेंड करते हैं, ये वो कमोडिटी की एक्चुअल प्राइस पे डिपेंड करती है। अगर यहाँ पे x का प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो हम x कम कर देंगे, अगर यहाँ पे y की प्राइस ज्यादा हो गई तो हम y को कम कर देंगे, राइट। तो प्राइस के हिसाब से नहीं, प्राइस अगर बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से हमारे पास कितना इनकम है, हम उसको कितना कम करके बाकी और चीज पे कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने इनकम को, बजट लाइन वो शो करता है। अपने लिमिटेड अमाउंट में हाउ मच वी कैन स्पेंड इक्वली ऑन बोथ ऑफ द गुड्स सो दैट ए पर्सन्स कंज्यूमर्स यूटिलिटी वुड बी हायर। तो ये बजट लाइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर विद द एक्सप्लेनेशन। I hope this video helps, and every day we will do 5 questions from the previous year questions. Okay, so thank you everyone for watching this video. Jai Hind.